हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, अभी तक के लेक्चर में हम गवर्नेंस के जितनी भी फंडामेंटल चीज़ें थी लगभग वो सब सारी चीज़ें पढ़ लिया है हमने। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लीगल एंड जुडिशियल रिफॉर्म। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन मतलब डायरेक्टली तो नहीं पूछता है, कहीं कहीं पे डायरेक्टली भी पूछा है, लेकिन इनडायरेक्टली आप इसको कई जगह पे यूज कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम पूछा जा रहा है, कहीं पे भी अगर लीगल और जुडिशियल प्रॉब्लम्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप वहाँ पे इस लेक्चर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे आपके सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, लाल कलर में है, उसको क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कीजिए और उस पर ऑल नोटिफिकेशंस को सेलेक्ट कीजिए। अभी तक आपने किया नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, यही एक माध्यम है जिससे आप हमको इनकरेज कर सकते हैं, जिससे आप हमको मोटिवेट कर सकते हैं और भी लेक्चर्स और भी वीडियोज़ बनाने के लिए। ओके दोस्तों, चलिए फ़िलहाल हम अपना काम करते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं कि जो लीगल हमारे यहाँ लीगल सिस्टम है, मतलब लीगल सिस्टम का सीधा-सीधा मतलब ये है कि जो यही केस वेस लड़ा जाता है लोअर कोर्ट में, अपर कोर्ट में, हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट, और पुलिस केस, एफआईआर, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनको हम लीगल प्रोसीडिंग्स बोलते हैं, लीगल वर्क बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे यहाँ आज का क्या सिचुएशन है। ठीक है दोस्तों, उसमें देखिए अभी एक ये रैंडम फिगर है कि लगभग 2.7 करोड़ केसेज आर पेंडिंग। ठीक है दोस्तों, अब पेंडिंग केसेस होने के कारण बहुत सारे हैं कि जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट है वो अपना रिपोर्ट नहीं दे पा रही है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पा रही है। ठीक है, या फिर कोई और भी इशू है कि जो लिटिगेंट हैं, जो फाइल किए हैं एफआईआर, वो अपना कुछ एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं, कुछ प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं। उसके साथ साथ मान लीजिए कि जज नहीं है सुनने के लिए, या कोई अधिकारी नहीं है केस को सुनने के लिए, कैपेसिटी का लैगिंग है। तो इसकी वजह से बहुत सारे केसेस आज हमारे यहाँ पेंडिंग में हैं। ओके दोस्तों, अगला जो इशू है वो है सिग्निफिकेंट कैपेसिटी लैगिंग। लैगिंग हमने पहले ही बताया कि जो कैपेसिटी है लीगल प्रोसीजर की हमारे यहाँ, उसमें कैपेसिटी लैगिंग है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स के लेवल पे हो, या फिर जो जज हैं उनकी कमी हो, या फिर जो वकील हैं वो इनएफिशिएंट हों। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ का जो लीगल सिस्टम है उसकी जो कैपेसिटी है वो ऑप्टिमम लेवल पे नहीं है। अगला है इनेबिलिटी टू इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉज। देखिए, बहुत सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस हमारे यहाँ बनाए तो गए हैं, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे लागू नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक करंट सिचुएशन है, आप इसको देख सकते हैं, ये ग्राउंड लेवल पे विजिबल है। आगे है लेंदी एंड कॉस्टली लिटिगेशन एंड आर्बिट्रेशन प्रोसेस। ऑब्वियसली देखिए, आप कभी भी कचहरी में जाइए तो वकील का चार्ज, फिर उसके बाद स्टैम्प पेपर, फिर ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट, यहाँ साइन वहाँ साइन, हर जगह जो है पैसा 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 पैसा, हर जगह पैसा लगता है। ओके दोस्तों, तो जो हमारे यहाँ का लिटिगेशन है वो तो एक तो सब कॉस्टली है, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, दूसरे लेंदी है। लेंदी इन द सेंस कि आप अगर चाहें कि आज आपको केस फाइल करना है, तो कोई गारंटी नहीं है कि आज आपका केस फाइल हो जाएगा। अगर केस फाइल हो भी गया तो वो बरसों तक, सालों की तारीख 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 चलता ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो लेंदी भी है और कॉस्टली भी है। उसके अलावा आर्काइक लेजिस्लेशन है। आर्काइक लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ का जो लेजिस्लेशन है, जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों ने बना दिया है और वही हम लोग अभी तक ढो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। करेंटली अपने देश में 137 पुलिसमैन हैं, कितने पॉपुलेशन पे, 1 लाख पॉपुलेशन पे। जबकि यूएन का जो रिकमेंडेशन है, यूनाइटेड नेशन ने जो रिकमेंड किया है कि 1 लाख पॉपुलेशन पे कितने पुलिस होने चाहिए, 222 पुलिस होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारे यहाँ क्या सिचुएशन है, हमारे यहाँ मात्र 137 पुलिस पर्सनल हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि जितना सफिशियंट होना चाहिए, जितना पुलिस पर्सनल होने चाहिए, उतना पुलिस पर्सनल नहीं है। ओके दोस्तों, अगला आप देखते हैं कि इसको हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो रिकमेंडेशन है वो है कि क्रिएट रिपोजिटरी फॉर ऑल एग्जिस्टिंग सेंट्रल एंड स्टेट लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ए 3 टायर रिपोजिटरी। ठीक है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि जितने भी लॉज हैं अपने यहाँ, जितने भी रेगुलेशंस हैं, उनको एक मतलब एक जगह आप इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है,
3 लेवल पे आप उसको जो है एक रिपोजिटरी बना के एक ही जगह पे आप उसको कलेक्ट कर लीजिए। पहला जो लेवल होना चाहिए वो नेशनल लेवल पे, दूसरा जो होना चाहिए वो स्टेट लेवल पे, और तीसरा जो होना चाहिए वो लोकल लेवल पे। ठीक है दोस्तों? तो जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज़ हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, अगर उनका हम एक रिपोजिटरी बना लेंगे तो जो उसमें रिपिटेशन होता है, जो उसमें मिस इन्फॉर्मेशन होता है, जो कन्फ्यूजन होता है, वो सब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला है रिपील रिडंडेंट लॉज एंड इंट्रोड्यूस न्यू इनिशिएटिव्स टू रिमूव रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज इन एग्जिस्टिंग लॉज। बहुत सारे ऐसे क्लॉज हैं, ऐसे रूल्स हैं जिसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब कि आदमी अगर चाहे भी तो जुडिशरी को एक्सेस नहीं कर पाती है। ठीक है? ऐसे लॉज को, ऐसे रूल्स को आप क्या करो, उसको रिमूव करो, और जो अपने काम के नहीं है, मतलब रिडंडेंट हो गए हैं, जो पुराने हो गए हैं, जो जिनका कोई मतलब नहीं है, उनको आप क्या करो, रिपील कर दो। अगला है रिड्यूस द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ वायलेशंस। अभी क्या होता है कि आप कुछ भी बहुत सारे ऐसे वायलेशंस हैं, अ, ऐसे एक्ट्स हैं जो बहुत माइन्यूट लेवल पे हैं। ठीक है? उनको क्रिमिनल ऑफेंस घोषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन चूंकि हमारा जो लीगल प्रोसेस है वो क्या है, कॉलोनियल एरा का है। उस टाइम पे छोटे छोटे ऑफेंस को भी क्रिमिनल ऑफेंस घोषित कर दिया जाता था। ठीक है दोस्तों? तो ऐसे में क्या होता है कि छोटे केसेस आते हैं, तब उसको भी जो है क्रिमिनलाइजेशन करके उसका भी केस स्टार्ट कर दिया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि जुडिशरी पे बर्डन पड़ जाता है। तो ऐसे जो छोटे छोटे वायलेशंस हैं उनको आप क्या करो, रिमूव करो, रिड्यूस करो। ठीक है? उसके जगह पे आप कंपाउंडिंग की तरफ बढ़ो। ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। Re-examine the procedure for initiating criminal proceedings, arrest and bail. Summary proceeding and plea bargaining should be recognized and implemented. दोस्तों, जो अपने यहाँ का प्रोसीजर है, एफआईआर मान लो आपको दर्ज करना है, या फिर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, अरेस्ट है, बेल है, ये सब चीज़ें पहले से ही चली आ रही हैं, वही ब्रिटिश टाइम की ही हैं और अभी तक चली आ रही हैं। दोस्तों, उसकी वजह से बहुत सारी परेशानी होती है लोगों को, इनकन्वीनियंस होता है। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि आप समरी प्रोसीडिंग और जो प्ली बार्गेनिंग है आप उसको कंसीडर कीजिए। ठीक है? और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। मतलब इससे क्या होगा कि आप प्ली बार्गेनिंग के लिए कि स्टार्टिंग में ही करो, आप सीधा सीधा समरी प्रोसीडिंग और प्ली बार्गेनिंग का मतलब सीधा सीधा हमसे आप समझौता करवा दो। ठीक है? आप थाने पे ले जाए, थाने पे ही केस गया है और वहाँ पे दोनों पक्षों को सुनो और एक उचित निर्णय लेकर के वहीं पे समझौता करवा दो। ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला है रिफॉर्म फोरेंसिक्स एंड बैलिस्टिक्स टेस्टिंग बाय आउटसोर्सिंग। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि जो हमारा फोरेंसिक डिपार्टमेंट है, वो अगर उसके पास कोई केस जाता है तो वो खुद ही बहुत टाइम ले लेता है, वो खुद ही जल्दी से इन्वेस्टिगेट करके नहीं देता है। तो ऐसे में रिकमेंड किया जा रहा है कि आप जो बैलिस्टिक और जो फोरेंसिक सर्विस है उसको आउटसोर्स कर लो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप उसकी आउटसोर्सिंग कर लो। ठीक है दोस्तों? अगला है क्रिएट लॉ अबाइडिंग सोसाइटी। लॉ अबाइडिंग सोसाइटी कैसे बन पाएगी? अगर जो भी सोसाइटी है, बचपन से ही बच्चों को ये सिखाया जाए कि ये लॉ है, ये रूल है, ऐसे काम करना चाहिए, रोड पे जा रहे हो तो हेलमेट लगाना चाहिए, फोर व्हीलर में जा रहे हो सीट बेल्ट पहनना चाहिए। ठीक है दोस्तों? तो ये इस तरह का एक माहौल आप डेवलप कर दीजिए कि बच्चों के अंदर लॉ को अवॉइड करने की हैबिट सी बन जाए। तो ऐसे प्रोसेस को शुरू करने का जो बेस्ट प्लेस है वो है स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पे ही आप ऐसा उनको ऐसी शिक्षा दो कि वो लॉ को अवॉइड करें, लॉ को माने। ओके दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इन प्री रिक्विसाइट टू चेक द वायलेशंस ऑफ लॉज। ऑब्वियसली आप एडवांस टेक्नोलॉजी को चेक करो कि आप एडवांस टेक्नोलॉजी से चेक करो कि जो भी क्रिमिनल केस आ रहा है, जो भी एफआईआर दर्ज हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि अगर कोई वायलेशन है कि नहीं है, ये अगर आप टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आप चेक करो, यूज़ करोगे तो आपको इससे पता चल जाएगा। जैसे आर्टिफिशियल लर्निंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, ठीक है, फेस डिटेक्शन हो गया। ये इन सब चीज़ों का यूज करके आप क्या कर सकते हो कि जो केस आ रहा है उसमें कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है, वो आप चेक कर सकते हैं। अगला है क्रिएट सेंसिटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू सिटीजन्स नीड्स कैन हेल्प रिड्यूस द नंबर ऑफ लिटिगेशंस एंड डिस्प्यूट्स। ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पब्लिक के प्रति सेंसिटिव होंगे तो उनकी चीज़ों को, उनकी भावनाओं को समझ पाएंगे, और अगर प्री लेवल पे ही उनकी भावनाओं को, उनकी परेशानी को वो समझ जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो लिटिगेशन है, जो
रेगुलर प्रोसीजर है कि आप कोर्ट में जाइए, आप थाने में जाइए, एफआईआर दर्ज कीजिए, इन सब लिटिगेशंस और डिस्प्यूट्स का जो नंबर है, जो संख्या है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगला, न्यू लॉ शुड बी ड्राफ्टेड इन सिंपल प्लेन लैंग्वेज। देखिए दोस्तों, जो भी अभी तक लॉज बनाए गए हैं वो ब्रिटिश एरा के हैं, ठीक है। जब हम गुलाम थे उसी टाइम पे ब्रिटिशर्स ने बनाया था, तो उसको वो अपने हिसाब से लिखे हैं। उस टाइम पे उनका ये मोटिव होता था कि इस तरह से लिखो कि जो आम जनता है उसके समझ में कम आए, ठीक है दोस्तों। तो इसकी वजह से आज जो है, जो आम जनता है उसको बहुत परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि उसको जो उसमें चीज़ें लिखी गई हैं, जो टर्म यूज किए गए हैं, वर्ड्स यूज किए गए हैं, सेंटेंस यूज किए गए हैं, वो उसको समझ नहीं पाते। और जब उसको समझ नहीं पाते तो उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो पब्लिक ऑफिशियल करता है या फिर वकील करता है, तो वो उसको अपनी तरह से एक्सप्लेन करता है, और फिर भी जो है आम जनता को समझ में नहीं आती है। तो ये जो है इस सिचुएशन में एक करप्शन का चांस बन जाता है कि उसको दूसरी तरह से वो बता रहे हैं, और उसको अगर कोई सिंपल भी केस है तब भी उसको कॉम्प्लेक्स करके बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसा चाहिए, और जैसे ही पैसा मिला सारा उनके लिए सिंपल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जो नए लॉज बने, जो नए रूल्स बने, वो क्या हों कि एकदम सिंपल लैंग्वेज, प्लेन लैंग्वेज में हो कि इफ़ यू आर वायलेटिंग द रेड लाइट यू विल बी पनिश्ड विद द 500 रुपीज़, दैट्स इट, खत्म। इतना ही लिखो ताकि आम जनता को समझ में आए। ओके दोस्तों, लीगल के साथ साथ अब हम देखेंगे कि जो जुडिशरी है, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले, शिफ्ट सर्टेन केसेस ऑफ वर्कलोड आउट ऑफ द रेगुलर कोर्ट टू अदर जुडिशियल बॉडीज लाइक कमर्शियल कोर्ट्स। जो रेगुलर कोर्ट्स हैं, जो हमारा हाई कोर्ट है, जो सेशनल कोर्ट है, आप ये देखो कि कोई भी केस होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, चाहे वो कमर्शियल हो, नॉन कमर्शियल हो, लैंड के लिए हो, पैसे के लिए हो, प्रॉपर्टी के लिए हो, सारा कुछ उसी में इनिशिएट होता है, वहीं पे होता है। तो ये रिकमेंडेशन है कि जो कॉमर्शियल केसेस आए, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस इंडस्ट्री का केस है, कोई शेयर मार्केट का केस है, और भी इस तरह के कॉमर्शियल केसेस हैं, रियल इस्टेट का केस है, तो उसको उसके लिए आप क्या करो कि कमर्शियल कोर्ट्स आप अलग से बना दो, ठीक है दोस्तों। कमर्शियल कोर्ट की तरह आप जो है अलग कोर्ट भी बनाओ, ताकि जो रेगुलर कोर्ट का बर्डन है वो कुछ कम हो सके, ठीक है दोस्तों। अगला बढ़ते हैं, द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 शुड बी अमेंडेड, ठीक है दोस्तों। देखिए, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट जो 1996 है, इसके अंदर हम नहीं जाना चाह रहे हैं, बस खाली इतना आप समझ के चलिए कि जो इस समय का आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट है, उसके अंदर जो प्रोसीजर्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो प्रोसीजर है काम करने का, जो मैकेनिज्म है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आर्केइक है। इसकी वजह से जो आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि मध्यस्थता, ठीक है। दो पार्टीज हैं, उनके बीच में बैठ के कोई थर्ड पार्टी मध्यस्थता करके कोर्ट के बाहर ही सिस्टम जो भी केस है उसको सुलझा दे, ठीक है। लेकिन ये जो अभी इस टाइम का जो प्रोसीजर है, उसमें आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए रिकमेंड किया जा रहा है कि जो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट है, आप उसको क्या करो, अमेंड करो, ठीक है। और उसको इस तरह से बनाओ कि जो केसेज हैं वो कोर्ट में जाने से पहले बाहर ही उसको किसी तरह से सॉल्व कर लिया जाए। इसके लिए कहा जा रहा है कि द आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया शुड बी सेटअप, एक आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन करना चाहिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल डिसीजन नीड टू बी टेक अकाउंट फॉर देयर इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट। अभी जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितने भी निर्णय होते हैं, उनमें ये कंसीडर नहीं किया जाता है कि हमारे इस निर्णय से समाज जो है उसके इकोनॉमिक और सोशल चीज़ों पर कितना प्रभाव डालेगा, कैसे वो इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो जो जुडिशियल डिसीजंस हैं, उसमें जो जुडिशरी है हमारी, उसको ये कंसीडर करना चाहिए कि उसके इस निर्णय से क्या प्रभाव पड़ने वाला है समाज पर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। A mechanism may be considered whereby litigant in a commercial disputes must first be made to exhaust the remedy of pre-institution mediation and settlement। इसका मतलब क्या है कि कोई भी केस है, कोई भी मान लीजिए कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है, इसका कहने का, इस सेंटेंस का सीधा सीधा आसान भाषा में मतलब यही है कि अगर कोई कमर्शियल केस है तो ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करो कि ताकि वो केस रेगुलर कोर्ट में जाने से पहले ही कहीं ऐसा मैकेनिज्म हो जहाँ पे उसको सेटल कर सके, और ऐसा अनिवार्य कर दिया जाए कि कोई भी कमर्शियल केस है, पहले वो रेगुलर कोर्ट में जाने से पहले अन्य सभी विकल्पों की तलाश करे,
अन्य सभी विकल्पों को पूरा करे और फिर भी अगर उसको संतुष्टि नहीं मिल रही है, उसको निर्णय नहीं मिल पा रहा है, न्याय नहीं मिल पा रहा है, तब आप उसको रेगुलर कोर्ट में एडमिट कीजिए उस केस को। ठीक है दोस्तों, इस पूरे सेंटेंस का सिंपल सा मतलब यही था। अगला है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन ऑन ए रैंकिंग बेसिस कैन बी कंसिडर टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड इन द जुडिशरी। देखिए ये AIJS का जो मामला है, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया है कि हम इसको नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, जो वैकेंसीज हैं बहुत ज़्यादा, जो कैपेसिटी की कमी है, उसको हम काफ़ी हद तक, देखिए पैनिसिया नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक हम इसको ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम के तहत इसको हम फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अपने रिकमेंडेशन में हमेशा इस बात को मेंशन कीजिए कि जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है उसको लागू करना चाहिए। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग में बी इंट्रोड्यूस टू इंश्योर, देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, वो भी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। जितने भी जजेज हैं, जितने भी जुडिशरी के वर्कर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग किसके लिए? स्किल को बढ़ाने के लिए, उनके अंदर एथिक्स डेवलप करने के लिए, ठीक है, उनके अंदर नॉलेज और अवेयरनेस डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग ज़रूरत है, ताकि उनको पता चले कि इंटरनेशनल लेवल पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो क्या क्या हैं, और उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को वो अपने अंदर इंक्लूड कर सकें। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स फॉर जजेस। एक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाओ आप, किसके लिए? जजेज के लिए। परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाना है किसके लिए? जजेस के लिए, ताकि उन इंडेक्स के पैरामीटर्स पे किसी भी जज की एक्टिविटी को, किसी भी जज की एफिशिएंसी को हम कैलकुलेट कर सकें, एवेल्युएट कर सकें, और उसी के अनुसार उनको आप रेटिंग दीजिए, उनको आप प्रमोशन दीजिए, उनको आप और भी जो भी चीज़ें हैं इंसेंटिव्स दीजिए, किसके अनुसार? इंडेक्स के अनुसार। और ये जो इंडेक्स होगा ये स्टेट वाइज इंडेक्स होगा एक, और दूसरा जज वाइज इंडेक्स होगा एक। इसमें देखिए अभी बहुत सारे जो बॉडीज़ हैं जुडिशियल क्षेत्र में काम कर रही हैं, उन्होंने कुछ इंडेक्स जारी भी किया है। अगर आपको पता होगा, अभी 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले न्यूज़ में था ये, एक इंडेक्स जारी किया है कि कहाँ के जज कितने समर्थ हैं काम करने में, और कहाँ के जज जो है काम करने में समर्थ नहीं है। तो एक इंडेक्स जारी हुआ था, लेकिन अभी ये जो नेशनल लेवल पे है या जो स्टेचुटरी लेवल पे होना चाहिए वो नहीं है। तो इसको स्टेचुटरी बनाने की आवश्यकता है, क्या? परफॉर्मेंस इंडेक्स को। अगला है इंट्रोड्यूस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैडर इन द जुडिशियल सिस्टम। जैसे आप देखिए IAS IPS होते हैं, उनमें एक कैडर सिस्टम है, उसी तरह से जुडिशरी में भी कैडर सिस्टम लागू करने की आवश्यकता है। अगला है टू मेंटेन जुडिशियल इंडिपेंडेंस द कैडर शुड रिपोर्ट द चीफ जस्टिस ऑफ ईच हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, जो उनका इंडेक्स होगा, जो उनका कैडर होगा, उस कैडर में जितने भी जजेज होंगे वो क्या करेंगे? अपना जो रिपोर्ट है, अपना जो परफॉर्मेंस का इंडेक्स है, वो किसको सबमिट करें? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को। ठीक है, यूज ICT इन द जुडिशियल सिस्टम। ऑब्वियसली ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आप यूज करिए, ताकि आपको जो भी, देखिए इसको यूज करने से क्या होगा, एक तो एविडेंस का जो ट्रांसमिशन होता है वो इजी हो जाएगा, और वायलेशंस अगर कोई है तो उसको हम इजीली चेक कर पाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम केस को और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। ICT के माध्यम से जो भी केसेज हैं उनके पीछे क्या क्या कारण है, कैसे उसको सॉल्व किया जा रहा है, कब तक सॉल्व होगा, क्या क्या उसमें एविडेंस दिए गए हैं, ये आम जनता के सामने होगी। ठीक है, तो ICT का यूज करना जुडिशरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये काफ़ी हद तक यूज हो रहा है, लेकिन इसको और भी अच्छे से यूज करने की आवश्यकता है। अगला है फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी एंड यूजेज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज। हमने आप पहले ही बताया कि सभी केसेस को क्या करिए, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करिए। इससे क्या होगा, एक तरफ तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, दूसरी तरफ क्या होगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो असमर्थता व्यक्त कर रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए कि कोई पार्लियामेंटेरियन है, कोई MP है या कोई विधायक है, और उसके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, और उस समय मान लीजिए पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है, तो वो जुडिशरी को सिंपल सा लेटर लिख के देगा कि भाई इस समय देखो मेरा सेशन चल रहा है, मैं अपनी केस की सुनवाई के लिए आ नहीं सकता है। तो इसमें क्या होगा कि केस को अगली डेट दे दी जाएगी। इससे क्या होगा कि ये केस जो है लंबा खिंचता चला जाएगा। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होगा कि जैसे ही कोई MP या विधायक कह रहा है कि हम सेशन है, हम नहीं आ सकते, तो
कोर्ट कहेगी अच्छा ठीक है, सिंपली आप सेशन खत्म कीजिए, आप अपने घर पे जाइए, आराम से बैठिए, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपकी बातें सुन लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो कंप्लेन किया है उसको भी संतोष होगा कि चलो ठीक है, उसका केस सुना जा रहा है, समय पे उसको न्याय मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप यूज कर रहे हैं तो ये क्या कर देगा, लॉजिस्टिक इशूज़ को जो मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ से वहाँ मूव करना है, गवाह को ले आना है, इन सब चीज़ों को क्या कर देगा, वो मिनिमाइज़ कर देगा। मतलब कि जो लॉजिस्टिकल इश्यूज़ आते हैं केस को सुनने में, वो सब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एक दो नहीं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है, जिसको आप गिना सकते हैं। कभी कभी देखिए हो सकता है क्या क्वेश्चन आपका डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और आईसीटी के यूज़ पर भी फोकस करके पूछ लिया जाए, तो आईसीटी के जितने भी यूज हो सकते हैं आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, देखिए अगला जो हमको करना है वो है पुलिस रिफॉर्म। अभी तक हम लीगल और जुडिशियल रिफॉर्म को देख लिए हैं। इसमें हमको उम्मीद है कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ पे क्या छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप अगर लीगल और जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में पूछ रहा है, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है तो आप सीधे सीधे बताइए कि अभी तक का क्या सिचुएशन है। ज़्यादा इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट लिखिए दोस्तों। कई बार मैं मेंस क्वालिफाई कर चुका हूँ, मेरा ट्रिक अच्छा है। ठीक है, जीएस में नंबर अच्छा भी मिल जाता है, लेकिन अभी इंटरव्यू में और वो भी एससे में नंबर कम मिलना, ये जो है थोड़ा अजीब लगता है। तो इसलिए जो मेरा ट्रिक है, जो मैं यूज करता हूँ, यही है कि टू द पॉइंट लिखिए, जो पूछ रहा है वही लिखिए। अगर मान लीजिए पूछ रहा है जुडिशियल और लीगल रिफॉर्म के बारे में पूछ रहा है, तो आप सीधा पहले ये लिखिए कि अभी तक का जो करंट सिचुएशन है वो क्या है और इसको हम कैसे कैसे सुधार सकते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन के रूप में आप अपना 2-3 लाइन अपनी तरफ से आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम पुलिस रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पुलिस रिफॉर्म पे पूछा जा चुका है, कई तरह से उसको पूछा जा चुका है। तो अगले लेक्चर में हम पुलिस रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बस यही विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों कमेंट कीजिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या फिर हमारे लेक्चर्स में क्या और इम्प्रूव होना चाहिए, या फिर हम किस किस टॉपिक पे और भी लेक्चर बनाएं ताकि आपके लिए यूजफुल हो सके। तो इसके लिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिए। और अभी अभी सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों उसके साथ साथ मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको इस लेक्चर के अलावा और भी पीडीएफ मिल जाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों इस समय चैनल पे हमारे ईपीएफओ को फोकस करके इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, और कल या परसों से पॉलिटी भी शुरू हो जाएगी। तो आप वहाँ पे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, उसको सर्च कीजिए और ज़रूर से ज़रूर देखिए। ओके दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।